हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ख्याति के मूल्यांकन के बारे में चर्चा की कि ख्याति के मूल्यांकन के आधार कौन से हैं। इसमें दो आधार आपको बताए थे, वास्तविक औसत मूल्यों के आधार पर और अधिलाभों के आधार पर। जब हम वास्तविक औसत मूल्य ज्ञात कर लेते हैं और अधिलाभ ज्ञात कर लेते हैं तो उसके उपरांत चर्चा आती है कि मूल्यांकन की विधियाँ क्या हैं, ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो ख्याति के मूल्यांकन की मुख्यतया 3 विधियाँ हम काम में लेते हैं, उनके एक एक का हम अध्ययन यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले आता है वर्षों की क्रय विधि, ईयर्स परचेज मेथड। ये विधि इस आधार पर चलती है कि जो क्रेता है, व्यवसाय का जो क्रेता है, वो भविष्य में जो लाभ कमाएगा वो कुछ वर्षों के क्रय के आधार पर जो है वो ख्याति का मूल्य विक्रेता को देगा कि जो विक्रेता है उसके व्यवसाय का क्या लाभ पिछले वर्षों में रहा है और भविष्य में भी इतना लाभ आता रहेगा, तो उनके कुछ वर्षों के क्रय के आधार पर वो मूल्य देता है। तो इस विधि के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले हमको वास्तविक औसत लाभों की गणना हमको इसके अंतर्गत करनी पड़ती है। और वास्तविक औसत लाभों की गणना करके, जैसा पहले हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं और सवाल के माध्यम से भी आपको बताया जा चुका है कि वार्षिक औसत लाभ या जिनको हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहते हैं, उनको ज्ञात करके उनको जितने वर्षों के क्रय का प्रश्न में लिखा हुआ होता है कि उन लाभों के 3 वर्षों के या 5 वर्षों के क्रय के आधार पर हम ख्याति का मूल्य आप ज्ञात कीजिए। तो जो वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हम जो ज्ञात करते हैं उनको 3 से या 5 से गुणा करके हम जो है वो ख्याति का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। मेन इसमें ज्ञात करने का और वास्तविक वो जो औसत मूल्य है उन्हीं को ज्ञात करना इसमें इम्पोर्टेंट है, और सुपर प्रॉफिट फिर उनको तो केवल मल्टीप्लाई करके हम केवल ख्याति का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा आता है अधिलाभों की क्रय विधि, ईयर्स परचेज मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें हम जो सुपर प्रॉफिट हमने जो निकाले हैं, सुपर प्रॉफिट पहले आपको बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट से जितने ज़्यादा वास्तविक औसत लाभ होंगे वो सुपर प्रॉफिट कहलाते हैं। तो सुपर प्रॉफिट को वर्षों की क्रय की संख्या से गुणा करके हम ख्याति का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। जो प्रश्न में लिखा हुआ होता है कि अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, 4 वर्षों या 5 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो उन सुपर प्रॉफिट को 3, 4, 5 जैसा प्रश्न में लिखा है उनसे गुणा करके हम ख्याति की राशि ज्ञात कर लेते हैं। तो ईयर्स परचेज मेथड में प्रश्न में लिखा हुआ होता है कि वास्तविक औसत लाभों के आधार पर निकालें या सुपर प्रॉफिट के आधार पर हम ख्याति की राशि ज्ञात करें, कितने से उनको मल्टीप्लाई करके हम ख्याति की राशि हमें ज्ञात करनी है। लेकिन दोनों ही दशाओं में ख्याति का मूल्य अलग अलग जो है वो इसके अंतर्गत आएगा। अब इसको एक सवाल के माध्यम से आपको बताते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए कि इसमें दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है। कृष्णा एक फुटकर व्यापार चलाता है, 31 मार्च 19 को उसके व्यवसाय का चिट्ठा इस प्रकार से दे रखा है। इसमें क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल है, कैश इन हैंड है, स्टॉक है, डेटर्स है, फर्नीचर है और मशीनरी इसके अंतर्गत दी हुई है। नीचे लिखा है कि 1 अप्रैल 19 से राम उसके व्यवसाय को क्रय करना चाहता है और ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के अधिलाभों के क्रय के आधार पर किया जाता है। अब जैसे यहाँ इसमें लिख दिया कि ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के अधिलाभों के क्रय के आधार पर करना है, तो इसमें हमको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और सुपर प्रॉफिट निकाल के उसको 3 से गुणा करके हम ख्याति का मूल्य ज्ञात कर लेंगे। लेकिन सुपर प्रॉफिट के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट भी निकालने पड़ेंगे और उसके बाद आपको इसमें नॉर्मल प्रॉफिट के आधार पर नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा और फिर उसमें सुपर प्रॉफिट हम ज्ञात करेंगे। औसत विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्याय 8% वार्षिक की दर पर अनुमानित है। यह नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया। यह तय हुआ है कि देनदारों पर 5% की दर से डूबत ऋण के लिए आयोजन भविष्य में बनाया जाएगा। फर्नीचर का 8,000 रुपये पर, मशीनरी का 60,000 रुपये पर और स्टॉक का 40,000 रुपये पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। ये रिवैल्यूड प्राइस दे दी। अब इसमें फिक्स्ड असेट्स में फर्नीचर और मशीनरी का है तो इनको रिवैल्यूड प्राइस पे लेंगे और इनका डेप्रिसिएशन भी रिवैल्यूड प्राइस पर लगाएंगे। स्टॉक का पुनर्मूल्यांकित मूल्य भी दे रखा है तो ये करंट असेट्स में वृद्धि या कमी वाला है, इसका भी प्रॉफिट में हम एडजस्टमेंट करेंगे। अब गुडविल की राशि कैसे निकालें? आगे लिखा है लाभ इस प्रकार थे 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, यानी पिछले 4 साल के लाभ हमको प्रश्न के अंतर्गत दे रखे हैं। नीचे है यह एक मानते हुए कि कृष्णा का उचित पारिश्रमिक 12,000 रुपये वार्षिक है, ये उसका फेयर रेम्यूनरेशन हो गया। मूल्य ह्रास की दर फर्नीचर पर 10% है और मशीनरी पर 15% है।
तो ख्याति की राशि की गणना हमें करनी है, आयकर का ध्यान नहीं रखना है। सबसे पहले इसमें जो 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं इनका हम एवरेज निकालेंगे। तो जैसे 30,000, 25,000, 35,000 और 40,000। अब इसमें जो चालू वर्ष का लाभ है 18-19 का, तो इस चालू वर्ष के लाभ में हमें एक एडजस्टमेंट इसके अंतर्गत जो है वो करना पड़ेगा। वो कौन सा? ये जो करंट असेट्स स्टॉक दे रखा है आपको शुरू में, जब अपन वास्तविक औसत लाभों की गणना करने की बात थी तो हर वर्ष के लाभों में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। तो जैसे इसमें लास्ट ये 18-19 का लाभ है, इसमें स्टॉक का मूल्यांकन बैलेंस शीट में 30,000 दे रखा है, लेकिन अब वर्तमान में नीचे लिखा है 40,000। तो करंट असेट्स का मूल्य 10,000 से बढ़ गया, तो करंट असेट्स का मूल्य बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इसलिए 18-19 का जो लाभ है वो 40,000 न होकर के 40,000 में 10,000 और इसमें हम ऐड करेंगे, तो वो 50,000 का लाभ जो है वो कहलाएगा। तो ये चारों का प्रॉफिट हम जोड़ करके इसमें 4 का भाग देंगे 1,40,000 में, तो ये आपके इसमें 35,000 रुपये इसमें ये आपके औसत लाभ जो है वो आ गया, एक्चुअल एवरेज, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इस एवरेज प्रॉफिट में जो समायोजन हमें करने पड़ते हैं वो करेंगे। तो एक तो इसमें ये फेयर रेमुनरेशन दे रखा है, स्वामी का पारिश्रमिक। तो स्वामी का पारिश्रमिक इसमें दिया हुआ है 12,000 रुपये वार्षिक। तो ये 12,000 रुपये तो ये इसमें लेस करेंगे अपन, 12,000 तो ये आ गई। फिर इसमें आएगा आपके प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, इसमें लिखा हुआ 8% की दर पर अनुमानित, ये तो नॉर्मल रेट ऑफ 5% की दर पर भविष्य में आयोजन बनाना है। तो 5% की दर से ये डेटर्स दे रखे हैं 50,000। तो 50,000 का 5% है 2,500 रुपये इसमें आपके ये रेमुनरेशन इसमें दिखाना है। फिर इसमें एडिशनल डेप्रीसिएशन। अब एडिशनल डेप्रीसिएशन कैसे निकालें? तो उसमें देखिए इसमें 2 असेट्स इसके अंतर्गत जो है वो दी हुई है, इनका हम एडिशनल डेप्रीसिएशन निकालेंगे। फर्नीचर और मशीनरी, इसकी रिवैल्यूड प्राइस 8,000 और 60,000 दे रखी है। बुक वैल्यू 10 और 50 दे रखी है। डिफरेंस क्या हुआ? फर्नीचर की वैल्यू तो कम हो गई, 10 से 8 हो गई, तो ये तो माइनस में जाएगा। और मशीनरी की जो वैल्यू है वो 50 से बढ़ करके 60 हो गई, तो इसके 10,000 रुपये बढ़ गए। तो अब ये डेप्रीसिएशन भी 2,000 रुपये 10% से -200 और 10,000 रुपये 15% से 1,500 रुपये। तो एडजस्ट हम करेंगे 1,500 और -200 तो 1,300 रुपये का एडिशनल डेप्रीसिएशन इसमें हो गया। तो ये 1,300 का एडिशनल डेप्रीसिएशन यहाँ हमने इसमें से लेस कर दिया। तो ये लेस करने के बाद 15,800 लेस करेंगे तो ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो है ये इसमें 19,200 रुपये इसके अंतर्गत जो है वो आ जाएगी। तो ये तो हो गए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एक चीज़ आपने याद कर ली। दूसरी चीज़ इसमें निकालनी पड़ेगी आपको नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? उसके लिए हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके हम नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करेंगे। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो असेट्स और लायबिलिटीज इसमें हमको लेनी पड़ती है। तो इसमें देखिए असेट्स में कैश इन हैंड है, स्टॉक है, डेटर्स है, फर्नीचर और मशीनरी की रिवैल्यूड प्राइस प्रश्न में दे रखी है। तो कैश इन हैंड 20 है और स्टॉक ये दे रखा है 30, तो ये तो 20 हो गया, स्टॉक 30, लेकिन स्टॉक की भी इसमें रिवैल्यूड प्राइस दे रखी है 40,000। अभी अपन ने 10,000 जोड़े थे, ये 40,000 रुपये स्टॉक का दे रखा है। और फर्नीचर का 8,000 है और इसका मशीनरी का 60,000 रुपये रिवैल्यूड प्राइस जो है इसके अंतर्गत दे रखी है। तो इसमें ये मूल्य इसमें लेंगे 8,000 फर्नीचर का और 60,000 मशीनरी का ले लेंगे। डेटर्स का 50,000 हो जाएगा, जैसा ऊपर मूल्य दे रखा है 50,000 एज इट इज हमने इसमें ले लिया। तो ये टोटल असेट्स का आ गया 1,78,000। अब इसमें लायबिलिटीज़ घटाएंगे तो लायबिलिटीज़ में खाली इसमें एक क्रेडिटर्स जो है वो दिया हुआ है 1,20,000 का, 40,000 का, जिसको हम इसमें से घटा देंगे। तो ये इसमें 40,000 का क्रेडिटर घटाया 1,78 में, तो 1,38,000 इसमें क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गए। अब इसमें करंट ईयर का आधा हमको इसमें से घटाना है। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना लिया था? ऊपर 40,000 तो ये था ही, 2 प्रश्न में दिया हुआ है 40,000, और इसमें 10,000 वो हमने इसका एडजस्टमेंट किया था प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का, तो वो इसके अंतर्गत जो है वो हम इसमें और जोड़ेंगे। तो 40 10 50,000 करंट ईयर का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। तो 50,000 का आधा 25,000 इसमें से लेस करें, तो ये हो गया 1,13,000। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 1,13,000। अब इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो प्रश्न में दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है? 8%। सामान्य प्रत्याय की दर 8% है। तो
तो ये 8% की दर से सामान्य प्रत्याय दर से 1,13,000 का हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, ये 9,040 ये आ जाएगा। अब हमारे पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी आ गया और नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा करके हम सुपर प्रॉफिट ज्ञात करेंगे, अधिलाभ ज्ञात करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये हो गया 19,200 माइनस 9,040, जो हमने ऊपर दोनों राशियां ज्ञात करी हैं। तो 10,160 रुपये आपके सुपर प्रॉफिट हो गया। अब प्रश्न में ये कहा है कि सुपर प्रॉफिट के ये ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के अधिलाभों के आधार पर किया जाएगा। तो 3 वर्षों के अधिलाभों के आधार पर करेंगे तो इन ख्याति जो सुपर प्रॉफिट है 10,160, इसको 3 से गुणा करके मल्टीप्लाइड बाई 3, 30,480, ये इसमें ख्याति का मूल्य जो है वो इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये ख्याति का मूल्य ज्ञात करने का एक पहले मेथड से तरीका है, जिसको ईयर्स परचेज मेथड हम जो है वो कहते हैं, जिसमें वास्तविक अधिलाभों के वास्तविक औसत लाभों के आधार पर भी निकाल सकते हैं गुणा करके, और सुपर प्रॉफिट के आधार पर भी ले सकते हैं। कई बार प्रश्न में लिखा हुआ नहीं होता है, सिर्फ यही होता है कि साहब ख्याति का मूल्य ज्ञात करो। तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा सुपर प्रॉफिट के आधार पर ही सामान्यतया ख्याति का मूल्य ज्ञात करते हैं, जब तक कि वास्तविक औसत लाभों के लिए लिखा हुआ नहीं हो। धन्यवाद।